स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिज्ञान एकेडमी। सो आज मैं फिजिक्स का एक चैप्टर लेके आया हूँ आप सबके लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द चैप्टर फॉर टुडे इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आता है वर्क, द टर्म वर्क। व्हाट इज वर्क? Work is defined as the process of energy transferred to or from an object via the application of a force along a displacement. इसका मतलब, मान लीजिए मेरे सामने एक चेयर है, मेरे सामने एक चेयर है, वो चेयर रखा हुआ है मेरे सामने। मैं क्या करता हूं, मैं उस चेयर को एक धक्का मारता हूं। ठीक है, चेयर को जैसे मैंने धक्का मारा, चेयर को धक्का मारते क्या हुआ? दिस इज अ पुल, राइट? धक्का मारना मतलब किसी चीज को पुल करना। ठीक है, और ये जो मैं पुल कर रहा हूं, दिस पुल और पुश, वी नो दैट पुल एंड पुश इज व्हाट? इट्स अ फोर्स। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको धक्का मार दिया, ठीक है, सॉरी पुश कर दिया मैंने उसको, वी नो दैट पुल एंड पुश आर टाइप्स ऑफ फोर्स। अ फोर्स इज अ पुल और अ पुश। जैसे मैंने चेयर को धक्का मारा, पुश कर दिया मैंने चेयर को पुश करते ही क्या होगा? वो चेयर अपने जगह से हट जाएगा। एंड अपने जगह से हट जाने को वी कॉल एज डिस्प्लेसमेंट। उसका पोजीशन चेंज हो गया, वो अपने इनिशियल पोजीशन से हट के एक दूसरे फाइनल पोजीशन पे जाके रुक गया। ठीक है, तो क्या हुआ? when I pushed that chair, ठीक है, when I pushed that chair, I applied force। और उस फोर्स को अप्लाई करके उस चेयर को डिस्प्लेस करने में जो मेरा एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, होता क्या है, जब मैं उस चेयर को धक्का मार के उसको डिस्प्लेस करता हूं उसके जगह से, तो मेरे बॉडी का थोड़ा एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी that happened while I was applying a force to cause a displacement in that chair, that is known is what we call as work। ठीक है, तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूं, इफ यू आर पुलिंग और पुशिंग समथिंग, ठीक है, and by pulling or pushing something you are moving objects from its original place, then we say that work is being done। ठीक है, मैथमेटिकली अगर देखें, ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। We can also write it as work is equal to force into displacement into cos theta। Now what does this mean? What does this theta mean? मान लीजिए मैं फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे रहा हूं, ठीक है, और जो मूवमेंट हो रहा है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में दिया, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? अब वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। as soon as I am giving force in this direction, मान लीजिए मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, आई विल नेम इट एज थीटा, एंड आई कैन राइट इट एज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि हमने पढ़ा था कि ये अब जो ये थीटा है, ठीक है, अब अगर आप इस थीटा को, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है इन डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, अभी अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं थीटा का वैल्यू 90 रख दूं, ठीक है, देन द फॉर्मूला बिकम्स वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 90 डिग्रीज। एंड कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू 0। एंड एनीथिंग इनटू 0, ये पूरा क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, इन दैट सिचुएशन द वर्क डन विल बी 0। बेसिकली मान लीजिए आप, मान लीजिए आपने अपने सर पे कुछ चढ़ा के रखा है, ठीक है, आपने अपने सर पे किसी चीज को चढ़ा के रखा है और आप ऊपर जा रहे हो, आप सामने जा रहे हो। ठीक है, मान लीजिए सर पे आपने कोई एक भारी सा लगेज वगेज को चढ़ा के रखा है और आप सामने चल के जा रहे हो। उस टाइम क्या हो रहा है
कि आपका जो मोशन है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, आप फोर्स के कहाँ दे रहे हो? वो जो ऊपर का जो सामान है, जिसको आपने सर पे रखा हुआ है, उसको आप फोर्स किधर दे रहे हो? इधर दे रहे हो। यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस वे। आपने ऊपर पकड़ के रखा है, ऊपर फोर्स देके रखा है उसको इस डायरेक्शन में, और आप उसको लेके जा रहे हो आगे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऊपर के साइड, एंगल क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड द वर्क डन विल बी जीरो। क्योंकि बोलने को तो अगर हम नॉर्मली बोले तो भाई हम क्या बोलेंगे कि यार इतना भारी सा चीज लेके मैं चल के जा रहा हूँ, मैंने आज बहुत वर्क किया है, बहुत काम किया है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स द वर्क डन इन दिस केस विल बी जीरो। इट्स अ फनी थिंग, बट इट इज हाउ इट वर्क्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ की पॉइंट्स, जैसा कि मैंने कहा, अब देखो, अगर थीटा का वैल्यू जीरो होता है, वी नो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू जीरो होता है, विच मीन्स थीटा जीरो होने का मतलब क्या है? दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल जीरो, एंड एंगल दोनों के बीच में जीरो होने का मतलब होता है that both the things are parallel to each other, they're in the same direction, they're in the same direction, that is why the angle is zero, ठीक है। so in that case, whenever theta is zero, angle between force and displacement is zero, it means that force and displacement, both of them are parallel to each other, और थीटा जीरो हो जाने का मतलब cos जीरो इज वन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू वन, वर्क डन हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने कहा, अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो cos 90 जीरो हो जाएगा, वर्क डन विल बी जीरो इन दैट केस। अब पॉजिटिव वर्क मींस द फोर्स हैज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है कि मैं जो फोर्स दे रहा हूं, फोर्स का डायरेक्शन और जो मोशन हो रहा है उस चीज में फोर्स देने के कारण, ठीक है, उस मोशन का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, अगर दोनों डायरेक्शन सेम साइड पे हो, ठीक है, देन वी से दैट वी आर डूइंग पॉजिटिव वर्क। और अगर मेरा फोर्स देने का डायरेक्शन एक तरफ हुआ और उसका डिस्प्लेस होने का डायरेक्शन एक तरफ हुआ, देन वी से, इफ देयर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस दैट इज, देन वी से दैट वी आर डूइंग नेगेटिव वर्क। नाउ द टर्म एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, ठीक है। अब समझिए कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क और प्रोड्यूस चेंज। एनर्जी एंड वर्क, अब वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, ठीक है, एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल्स। तो वर्क डन एंड एनर्जी आर काइंड ऑफ सिनोनिमस टू ईच अदर ओनली, नॉट द सेम बट काइंड ऑफ सिनोनिमस। वर्क डन का डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, कि वर्क क्या है? जब भी हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करके उसको अपनी जगह से हिला देते हैं, तो मेरे शरीर से उस चीज में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा उसमें फोर्स डालते वक्त, दैट इज ओनली वर्क डन। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड अगर वर्क डन है, तो वर्क एंड एनर्जी आर बेसिकली ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स, ठीक है। दोनों का यूनिट भी सेम है, जूल्स, रिटन एज कैपिटल जे। अब एनर्जी जो है, ये हमेशा याद रखना कि इस ब्रह्मांड में, इन दिस यूनिवर्स, एज फार एज वी नो इट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हमारे यूनिवर्स में, यूनिवर्स पैदा होने से लेके आज तक जितना एनर्जी है, वो एक कांस्टेंट एनर्जी है। उस टाइम भी जितना एनर्जी था, आज भी उतना ही है, और आगे भी उतना ही एनर्जी रहेगा। energy in our whole universe, considering our universe as a closed system, our universe will always have a constant amount of energy. एनर्जी बाहर से कभी ऐड भी नहीं होगा और अंदर से एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बट ये हो सकता है कि एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, या फिर एनर्जी अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। कि एनर्जी शायद थर्मल एनर्जी था, वो थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बन गया, या काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया। एनर्जी अपना फॉर्म बदल सकता है, रूप बदल सकता है, या फिर एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, कि मैंने एक चेयर को धक्का मारा तो मेरा एनर्जी उस चेयर में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। वो हो सकता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी सिस्टम में रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी कभी नहीं क्रिएट हो सकता है, और जो एनर्जी है वो कभी नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। अब एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है।
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। एक एक करके टाइप्स ऑफ एनर्जीज को समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये पेन है मेरे हाथों में, ठीक है। इस पेन को मैंने अपने जगह से उठा लिया, ठीक है। अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा, ये पेन गिर जाएगा। अब गिरने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होगा ना, बट सिंस मैंने इसको पकड़ के रखा है, डू यू थिंक इट विल फॉल डाउन? इट विल नॉट फॉल डाउन बिकॉज आई एम होल्डिंग इट, राइट। एंड सिंस आई एम होल्डिंग इट, इसको जो एनर्जी गिरने के लिए चाहिए होगा, वो एनर्जी यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये गिर नहीं पा रहा है, मैंने पकड़ के रखा है इसको, ठीक है। तो जो एनर्जी इसको गिरने के लिए चाहिए, ये यूज तो नहीं कर पा रहा है, बट वो एनर्जी इसने अपने अंदर स्टोर करके रख दिया है। यू नो वी से लाइक कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छा कर पाएगा। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चाहे तो इस एनर्जी को यूज कर सकता है, बट अभी कर नहीं पा रहा है, उसने स्टोर करके रखा है। इट इज द पोटेंशियल टू यूज दिस स्टोर्ड एनर्जी वेन एवर नीडेड। दैट इज वाई दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब ये है स्टोर्ड, बट इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एट द मोमेंट। इसको रोक के रखा है बोल के स्टोर्ड है, जैसे ही छोड़ दूंगा इट विल यूज द एनर्जी टू फॉल डाउन, ठीक है। तो इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, ठीक है। कि एक बॉडी को एक पर्टिकुलर पोजीशन, या जैसे रबर बैंड, उसके शेप को मैंने ऐसे चेंज करके स्ट्रेच कर दिया, तो उसके शेप और कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही मैंने चेंज किया, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जैसे ही छोड़ूंगा फट से निकल के जाएगा वो रबर बैंड मेरे हाथ से। तो किसी चीज का शेप बदलने से, उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलने से, या फिर उसका ऐसा पोजीशन बदल के रख देने से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एज आई सेड, इट हैज द पोटेंशियल, ये स्टोर्ड है, इसके अंदर क्षमता है। दिस पोटेंशियल एनर्जी हैज द पोटेंशियल कि ये दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होके इसको आगे लेके जा सकता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मान लो ये जमीन पे एक बॉल रखा हुआ है, बॉल का मास है m, ठीक है। अब इसको मैंने जमीन से ऊपर उठा दिया, ठीक है। इसका मास है m, और द हाइट बिटवीन द बॉल एंड द लैंड बिलो इज h, ठीक है। देन वी से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m g h। m क्या है? उस बॉडी का मास है। h क्या है? उस बॉडी का और उसके ओरिजिनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है, दैट इज h। एंड व्हाट इज स्मॉल g? स्मॉल g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? लुक एट दिस। एज आई सेड, मान लो ये मेरे हाथ में है, मैंने इसको उठा दिया। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे गिर के मेरे हाथ में दोबारा गिरेगा आके, ठीक है। बट सिंस मैंने इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको पकड़ के रख दिया है, इसके बॉडी में ऊंचाई पे मैंने इसको एक हाइट पे उठा के ऐसे रख दिया है अगेंस्ट द ग्रेविटी। छोड़ूंगा तो ग्रेविटी के साथ साथ गिर जाएगा, बट ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके मैंने इसको उठा के रख दिया अपने हाथ में, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी, कि जब तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके किसी चीज को उठा के पकड़ के रख देते हो, उस टाइम इसके बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है, विच इट कैन यूज टू फॉल डाउन, दैट एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड इसका फॉर्मूला भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। पोटेंशियल एनर्जी इज टू मास इंटू जी इंटू एच। मास क्या है? मास ऑफ दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन का मास अगर m है, इसको उठा लिया, m इज द मास ऑफ दिस पेन। हाइट, ये पेन से लेके मेरे हाथ के बीच में जो डिस्टेंस है जहां से इसको उठा के लाया हूं मैं, दैट इज h द हाइट। इसको मीटर्स में मापते हैं, मास को केजी में मापते हैं। एंड स्मॉल g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देन वी हैव काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सी whenever a body is moving, see the word kinematics. Kinematics means the study of a body's motion, movement. The word kinetic only means movement, ठीक है, motion. तो whenever a body is in motion, जब भी एक बॉडी चल रहा है, मोशन में है, वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, उड़ के जा रहा है,
तो मूवमेंट करते टाइम उसके बॉडी में जो एनर्जी होता है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मान लो एक बॉडी है, उसका मास है m, स्मॉल m। ठीक है, और उस बॉडी का में जो आप देखो बॉडी मोशन में है, बॉडी मूव कर रहा है, तो मोशन में होने के लिए या मूवमेंट करने के लिए, मोशन में होने के लिए या मूवमेंट करने के लिए बॉडी के अंदर एक वेलोसिटी होना पड़ेगा, नहीं एक स्पीड तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो देयर इज अ बॉडी विथ मास m एंड द बॉडी इज मूविंग इन मोशन, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, then we say that the formula of kinetic energy is half mv square। v is the velocity of the body, m is the mass of the body। velocity मीटर पर सेकंड में लिया जाता है, मास किलोग्राम्स में लिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने जैसा आपको समझाया था, मैंने जैसा आपको समझाया था कि एनर्जी कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, है ना। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है, बट एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे इसको मैंने पकड़ के रख दिया, ठीक है, अब इसके अंदर कैसा टाइप का एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। बट जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरते टाइम ये मूव करेगा। अब मूव करते टाइम बॉडी में कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होता। मूव करते टाइम द बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी। नाउ वेयर इज द बॉडी गेटिंग द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम, इज इट क्रिएटिंग द एनर्जी? नो, because creation and destruction of energy is not possible। So what basically happens is that whenever I am picking up this object, it is getting a potential energy, and whenever I am dropping it, that potential energy is getting converted into kinetic energy to help it move। ठीक है, कोई क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज बेसिकली नथिंग बट द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर। रेट ऑफ वर्क का मतलब है कि पर यूनिट टाइम, कि पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर आप कितना वर्क डन कर रहे हो, या फिर पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर आप कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। rate of doing work or rate of energy transfer, this is what we call as power। Power, what is it? Power can be defined as the rate of doing work or power can be defined as the rate of transferring energy। अब rate of doing something, ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है वो जांच रहे हैं हम, तो सीधा सीधा फॉर्मूला में क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देना है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम। पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। 1 वाट कितना होता है, अगर आप 1 सेकेंड में 1 जूल काम करते हो, देन वी से दैट 1 वाट ऑफ एनर्जी, 1 वाट ऑफ पावर हैज बीन कंज्यूम्ड। ठीक है, अब नाउ 1 जूल इज 1 जूल। ठीक है, वन जैसे 1 मीटर और 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर। सिमिलरली 1 जूल और 1000 जूल्स इज 1 किलो जूल। Similarly, we have 1 watt and 1000 watts is 1 kilowatt as I have written here। ठीक है, अब पावर और एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, हमें तो सेकंड और उसमें देख लिया, अब किलोवाट और आवर में देखते हैं। ठीक है, इफ आई टेक 1 किलोवाट आवर, ठीक है, सी पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी को अगर मैं टाइम को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, आई कैन राइट एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर और एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, पावर इनटू टाइम, टाइम अगर मैं आवर पकड़ लूं और पावर को मैं अगर किलोवाट पकड़ लूं, ठीक है, तो किलोवाट इनटू आवर आई कैन से किलोवाट आवर। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर उसमें कितना एनर्जी होता है देखते हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर यूज होना। ठीक है, तो 1 किलोवाट, अब देखो अगर मुझे जूल्स में एनर्जी का रिलेशन निकालना है तो किलोवाट और आवर से तो नहीं निकाल सकता मैं, मुझे वाट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट, और एक आवर में सेकंड्स कितना होता है, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, विच इज 3600 सेकेंड्स। 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, 1 किलोवाट आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 3.6 इंटू 10⁻⁶ मतलब 1 किलोवाट आवर जूल्स में कितना होता है, 1 किलोवाट आवर
इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है। पावर का एक और यूनिट होता है नोन एज हॉर्स पावर, विच इज रिटन एज एचपी। हॉर्स पावर का क्या रिलेशन है? 746 वाट्स इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। ये याद रखना। नीचे PYQs है। आई हैव ऑलरेडी डन अ क्लास regarding the PYQs of work, power and energy. You can see it in the other videos that have been uploaded. ठीक है। That was it for this chapter, work, power and energy. I hope it was a very helpful session for all of you. आप लोगों को समझ में आया हो, and you can use these core concepts which would be enough for you to know this topic and chapter to clear your the whatever requisite knowledge that you need to clear your exam. ठीक है। So we'll meet again in another informative video for your examinations. Till then, have a good day. ठीक है। Eat well, sleep well, study well. Till then, goodbye. See you. Jai Hind.